हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल का स्रोत तथा विद्युत शक्ति और इसमें है रासायनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने ओम के नियम, ओमीय अनओमीय प्रतिरोध के बारे में जाना था तथा फिर स्टोन सेतु और मीटर सेतु के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ये खंड ब है। तो देखिए, धारा प्रवाह होने से विद्युत धारा क्या है, एक उष्मीय प्रभाव व्यक्त करता है। तो जब किसी चालक तार में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है। वास्तव में जब किसी प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल स्रोत युक्त परिपथ में से विद्युत वाहक बल सक्रिय होता है तो स्रोत की ऊर्जा प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में क्षय होने लगती है। अर्थात किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस प्रभाव को धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जब हमने देखा है कि जब टीवी बहुत देर से ऑन रहता है तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विद्युत धारा जो टीवी में दिया जा रहा है वह क्या हो के गर्म हो के ऊष्मा के रूप में क्या है, व्यय हो रही है ना। तो यही क्या है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। जब वायर में बहुत देर से क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती रहती है तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जैसे कि विद्युत बल्ब में उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस माने आयरन, विद्युत चूल्हा इंडक्शन, विद्युत टोस्टर, विद्युत गीज, विद्युत हीटर इत्यादि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा के अब इस उष्मीय प्रभाव के क्या कारण होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक के भीतर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के भीतर क्या होता है जी, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे चालक ए बी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर त्वरित होने लगते हैं, जिससे चालक में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन के गति के कारण क्या है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। चित्र देखिए, ए बी एक चालक तार है जिसमें आर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ए बी के मध्य विभवांतर V है और एक बैटरी के माध्यम से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो दोनों को जोड़ा गया है। तो और इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस गति करते समय ये इलेक्ट्रॉन धन आयन या परमाणु से क्या है, लगातार टकराते रहते हैं। तब उनके द्वारा स्रोत से अर्थात बैटरी से अर्जित ऊर्जा धन आयन या परमाणुओं को स्थानांतरित हो जाती है, जिससे आयन या परमाणुओं की कंपन की औसत जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है तथा चालक का तापमान भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों की यह ऊर्जा जो विद्युत स्रोत से प्राप्त होती है उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। अतः जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो स्रोत में द्वारा धारा के चाल में कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य ही उष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। अर्थात इस कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या किसी चालक के सिरों का संबंध उच्च तनाव वाली बैटरी से कर देते हैं तो क्या है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे यह धारा क्या है, चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉनों को यह प्राप्त होती है। विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है तो क्या है, धन आयन अथवा परमाणु से क्या है, वो टकराते रहता है। तो धन आयन से टकराने पर वह अपनी ऊर्जा उसे स्थानांतरित कर देता है, जिससे क्या है, उस
धन आयन की जो कंपन गतिज ऊर्जा है वह एकाएक बढ़ जाती है और बढ़ जाने के कारण क्या है, उसका ऊष्मीय रूप में क्षय होने लगता है। उस ऊर्जा प्राप्त करने पर उसका तापमान बढ़ जाता है और तेजी से वह क्या है कंपन करने लगता है। कंपन के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही क्या ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर माना किसी प्रतिरोध का प्रतिरोध R है तथा इसके सिरों पर t समय में विभवांतर आरोपित करते हैं तो प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो हम लोग को पता है विभवांतर के सूत्र से एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह क्या है, विभवांतर है। ये क्या है, विभवांतर के सूत्र से V = W/Q है ना। W को से Q को क्या है इधर पक्षांतर कर दिए तो आया W = V/Q, जहाँ Q क्या है, चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश का मान है। अतः धारा I के कारण उत्पन्न ऊष्मा H = VIT, जहाँ पे Q का मान हम लोग रख सकते हैं Q = IT लिख सकते हैं। Q का वैल्यू धारा के सूत्र से हम लोग को पता है, ठीक। तो Q का मान यहाँ पे पुट आउट करने पर ये H = VIT जूल आया है। अब ओम के नियम से हम लोग को पता है V = IR होता है, तो यहाँ पे विभवांतर का वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा IH = I² R/T। तो यही क्या है, जूल के नियम है। यही क्या है, ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल का नियम है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे I का वैल्यू हम लोग विभवांतर के रूप में इसे ज्ञात करें तो ये हो जाएगा, I के जगह में हम लोग V/R रखेंगे तो ये हो जाएगा H = V² T/R। हम ऐसा लिखे हैं, ऐसा दोनों एक ही है, ठीक। अब यदि तार में धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न कैलोरी में हो तो उत्पन्न ऊष्मा का मान H/J कैलोरी होगा। अतः उत्पन्न ऊष्मा VIT/J कैलोरी है V और I और T/J को हम लोग क्या है, हम लोग धारा के रूप में लिख सकते हैं। V = RI, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा I² RT/J कैलोरी, ठीक। यहाँ J एक नियतांक है जिसे जूल कोएफिशिएंट जूल नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 4.18 जूल प्रति कैलोरी। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल के नियम। इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने सन 1841 में किसी चालक तारों में क्या है, ऊष्मा उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रयोग के परिणामों के फलस्वरूप 3 नियमों का क्या है, प्रतिपादन किया था, जिन्हें जूल का नियम कहते हैं। जिसके अनुसार प्रथम नियम में क्या है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है यदि चालक का प्रतिरोध एवं उसमें धारा प्रवाह का समय नियत हो, अर्थात H∝I²। कब, जब धारा का प्रतिरोध और समय नियत हो। प्रथम नियम क्या कहता है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है यदि चालक का प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का समय नियत हो। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है यदि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I एवं धारा प्रवाह का समय नियत हो। जैसे
एज प्रोपोर्शनल टू आर, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, आर, यदि कब, जब धारा आई और समय क्या है, नियत हो। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है यदि उसमें प्रवाहित धारा और समय, धारा प्रवाह में लगा समय दोनों नियत हो। तृतीय नियम क्या कहता है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें धारा प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होता है यदि चालक का प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत हो, अर्थात एच अनुक्रमानुपाती टी, कब, जब धारा आई और आर प्रतिरोध क्या है, नियत हो। तीनों नियम को एक साथ लिखने पर क्या प्राप्त होता है, एच अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर आर टी, और अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक लिखना पड़ेगा, जहाँ के एक नियतांक लिखे हैं h इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी, जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान क्या है, मापन के अलग अलग पद्धतियों पर क्या है, निर्भर करता है। तो इस प्रकार जूल का नियम आ गया, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यदि इसमें चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I क्या है, एम्पियर में है, और चालक तार का प्रतिरोध हम लोग ओम में मापन करते हैं, और समय को क्या है, सेकेंड से लिया जाए तो K का जो मान आता है वह क्या आता है, 1 आता है। अतः समीकरण में से h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल होता है। अब यदि h को कैलोरी में लिया जाए तो क्या होता है, K का मान आ जाएगा 1/J इज इक्वल टू 1/4.2, जहाँ J ऊष्मा का तुल्यांक, यांत्रिकी तुल्यांक है, इसका मान 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। यहाँ देखिए J का मान जो है यहाँ 4.2 लिखा गया है, और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि J का मान क्या है, यहाँ पे 1.8 लिखा गया है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, कहीं पे ये क्या है 4.2 लिख दिया गया रहता है और कहीं पे ये 4.18 लिखा गया रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल के नियम को हमने देखा। ये प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम है, तीनों को याद कर लेना है, एकदम सरल है, और इसे अपने से क्या है, फेयर कॉपी में नोटेशन बनाते जाना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर का परिपथ किए गए कार्य की दर को परिपथ की क्या है, विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल के स्रोत को कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को क्या है, परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं, और विद्युत शक्ति को क्या है, P पावर से क्या है, डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति को क्या है, P से व्यक्त करते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध में t सेकेंड तक I धारा प्रवाहित हो तब उसके सिरों का विभवांतर क्या है, V हो जाता है। तो धारा प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य W इज इक्वल टू VIT जूल। तो परिपथ की विद्युत शक्ति पता है, P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे W का वैल्यू रखेंगे तो VIT/T, T से क्या है, T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू VI जूल प्रति सेकेंड।
तो जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट से भी दर्शाते हैं, वाट, और इसको क्या है, वाट को हम लोग लिखते हैं W। ठीक, तो ओम के नियम अनुसार हम लोग V को क्या है, चेंज कर सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे V का वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा I²R। यदि समीकरण 1 में I इज इक्वल टू V/R रखें तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 की सहायता से क्या है, विभिन्न स्थितियों में हम लोग विद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। अब विद्युत शक्ति क्या क्या है, SI मात्रक होता है। तो 1 वाट इज इक्वल टू कार्य का SI मात्रक जूल, समय का SI मात्रक सेकेंड। तो 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार यदि विद्युत परिपथ में इस प्रकार देखें तो यदि विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा है तो परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक, तो P इज इक्वल टू VIT/T। तो VI अर्थात 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट गुणित 1 एम्पियर। तो इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। अगर इसे वोल्ट में परिभाषित करना चाहे, इसे ये वाले सूत्र से, समीकरण 1 से, तो क्या है, P इज इक्वल टू VI अर्थात V का मात्रक होता है वोल्ट और I धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर परिपथ में क्या है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाएगी। ठीक, हम लोग क्या है, दैनिक जीवन में प्रायः इसके HP के रूप में मापते हैं। इसको HP को हॉर्स पावर अश्व शक्ति कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। देखिए यहाँ जूल तथा वाट सेकेंड क्या है, ऊर्जा की छोटी इकाई होती है। हम लोग साधारणतः क्या है, इसकी बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे क्या है, यूनिट भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं किलोवाट घंटा और जूल में संबंध क्या होता है। यहाँ देखिए 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। 1 किलोवाट घंटा, तो इसे हम लोग जूल में बदलने के लिए 1 किलो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, 1000 वाट लिख सकते हैं। और घंटा, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो इसको लिख सकते हैं 60 मिनट गुणित 1 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 36 गुणित 10 के घात 1 2 3 4 5 जूल। ठीक, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ है उसे 6 जूल। तो इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 के घात 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। यहाँ हम लोग रासायनिक सेलों का अध्ययन नहीं करेंगे। रासायनिक सेल क्या है,
आईएमपी टॉपिक नहीं है, यह सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको विद्यार्थी स्वयं से पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, है ना। यह प्राथमिक सेल क्या होता है, यह आकार में छोटा तथा हल्का होता है, जबकि द्वितीयक सेल क्या होता है, आकार में बड़ा तथा भारी होता है। इसमें प्राथमिक सेल में रासायनिक क्रियाएं अनुक्रमणीय होती है, अतः इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल में रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, अतः इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल यह सस्ता होता है, जबकि द्वितीयक सेल महंगा होता है। इसका उपयोग ट्रांजिस्टर सर्किट, टार्च, घड़ियों इत्यादि में किया जाता है, जहां कम धारा की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक सेल का प्रयोग कार, एम्पलीफायर इत्यादि में किया जाता है, जहां हमें क्या है, अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। शुष्क सेल, लोक्लांसी सेल, सीसा संचायक सेल, नीफे कैडमियम सेल, ये सब क्या है, बुक में दिया गया है, ये थ्योरी है, इसे आप लोग पढ़िएगा और जहाँ समझ नहीं आएगा तो वहाँ आप पूछेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में। विद्युत वाहक बल एक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। हमने जाना कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। ठीक, तो एक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल को ई से, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं और इसे ई से दर्शाते हैं, और E = W/Q, जहाँ पे W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, वोल्ट को परिभाषित करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल। तो 1 जूल आवेश को, है ना, 1 जूल आवेश को शर्मा सर इधर व्हाट्सएप करते हैं। कहाँ है ना, 1 जूल आवेश नहीं, 1 कूलाम आवेश, है ना। 1 कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाह करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह क्या है, तो उसकी विद्युत परिपथ की विद्युत वाहक बल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को चलाने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। अब देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हम जानते हैं कि सेल के बाहर विद्युत धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है तथा सेल के अंदर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। सेल में प्रयुक्त पदार्थ विद्युत धारा के मार्ग में उसी प्रकार रुकावट डालते हैं जिस प्रकार क्या है, बाह्य परिपथ में प्रतिरोध रुकावट डालता है। अतः सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य, सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है ना। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, देखिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अधिक होगी तो क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान लिया जाए अधिक है तो क्या है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्रतिरोधों की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा है विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। अब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा दिए जाए, मान लें मोटे मोटे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए तो क्या है, दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी, जिससे क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का मान भी घट जाएगा। तो विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तीसरा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सांद्रता अर्थात उसमें क्या है, उसको और गाढ़ा कर दिया जाता है। तो गाढ़ा किया जाएगा तो प्रभावी इलेक्ट्रॉन को क्या है, गति करने में थोड़ी दिक्कतें आएगी, है ना। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ाने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया है तथा ये इसके पीछे में जो रासायनिक सेल दिया गया है उसे विद्यार्थी पढ़ेंगे, अपने से तैयारी करेंगे और जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ पे आप पूछेंगे। ठीक है।